दोस्तों सीए के रिजल्ट्स आ चुके हैं और सीए के रिजल्ट हमेशा मैं यही बात बोलता हूँ कि कभी खुशी कभी गम वाले होते हैं। बहुत अमेजिंग मार्क्स के मैसेजेस आते हैं। इतने सारे बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आए, रैंक्स आई इतनी सारी, बहुत खुशी होती है। बट वहीं पर कुछ बच्चों के ऐसे मार्क्स आते हैं कि सर हम क्लियर नहीं हुए, हमारा कॉस्टिंग एफएम दोनों क्लियर हैं, लेकिन ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, टोटल मैच नहीं हुआ, ऑडिट में 4 मार्क किसी के कम रह गए, किसी ने दोनों ग्रुप दिए, दोनों ग्रुप में कोई भी एग्जामिशन भी नहीं आई। तो बहुत दुःख होता है इन सब बातों को जान के कि बच्चों के साथ कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स लगी हुई हैं। ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये समझाने के लिए कि अब आगे आपको कैसे प्लान करना है। री-अटेम्प्ट अगर आप देना चाहते हो, मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, मैं अपना व्यू पॉइंट रखने आया हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो सिमिलर सिचुएशन में है, क्योंकि ये वीडियो आप सबके काम की वीडियो है। बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो अगर आप इसी तरीके से सोचना सीखेंगे तो। देखिए, सबसे पहला जो एस्पेक्ट है ना, तो आपको पहले तो ये देखना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग। देखिए, अगर आप री-अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो कुछ तो गलत हुआ है। तो पहले आप ये एनालाइज़ करिए कि क्या गलत हुआ है? क्या गलत हुआ का मतलब ये है कि जो आपने कोर्स पढ़ा, वो कम पढ़ा था, या रिवीजन फ़ेज़ में कमी थी, या टेस्ट नहीं दिए थे, या फिर ऑन डे ऑफ एग्ज़ाम कुछ ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से आपके ग्रुप रह गया। अब देखिए, अगर तो कोर्स कम पढ़ा हुआ है, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा, अगर कोर्स कम पढ़ा हुआ है तो फास्ट ट्रैक बैच लो, पढ़ाई करो। अगर कंसेप्ट्स नहीं आते, अगर बेसिक्स नहीं आते, अगर आप क्लोज टू 40 भी नहीं हो, तो फिर तो भैया मेरे हिसाब से आपको दोबारा कोर्स पढ़ना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्स लो, अच्छे से पढ़ो। डिस्काउंट्स भी होंगे, मेरे वेबसाइट पे भी डिस्काउंट्स हैं कॉस्टिंग एफएम के लिए। बाकी सभी की वेबसाइट्स पे भी मुझे लगता है रिजल्ट्स के टाइम पे डिस्काउंट्स ऑफर्स आते हैं उन बच्चों के लिए, ताकि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। आप ज़रूर कोर्स लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म नहीं है। ऐसा मत सोचो कि मैं अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, मुझसे मत लो, कहीं और से लो। लेकिन लो, अगर आपके कंटेंट में कमी है, अगर आपने पढ़ाई पूरी नहीं की हुई, अगर आपको कंसेप्ट्स ही नहीं आते, तो बेटा सीए एग्ज़ाम में आप पास नहीं हो सकते। सीए एग्ज़ाम का लेवल अब धीरे-धीरे करके बढ़ता जा रहा है, जो कंसेप्ट्स हैं, उनकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। आप नहीं कर पाएँगे अगर आपको वो अच्छे से नहीं आते हैं तो। पहली बात। दूसरी बात कि सर कोर्स मैंने पढ़ रखा है। कोर्स के जैसे मान लो आप ही के साथ किया था, कोर्स अच्छे से पढ़ रखा है, नोट्स अच्छे से बना रखे हैं, पर रिवीजन में कमी थी। रिवीजन पूरी नहीं हुई, कोर्स बिल्कुल एंड में आके खत्म हुआ। अगर ये प्रॉब्लम है कि कोर्स पढ़ रखा है, रिवीजन नहीं हुई थी, तो अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 2 महीने हैं। अब 2 महीने में रिवीजन हो जाएगी, अच्छे से आप एग्ज़ाम दे सकते हो। रिवीजन के लिए मेरी बूस्टर मास्टर क्लासेस इसी चैनल पे अवेलेबल हैं। लेटेस्ट बूस्टर मास्टर क्लासेस हैं जो जनवरी के लिए बनाई थी, आप वो देख सकते हो, वैलिड है। कुछ और रिवीजन वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगा। अब आप कहोगे सर मॉड्यूल में चेंज आ गया, पुराने से नए में कुछ-कुछ क्वेश्चन नए आ गए, आरटीपी आ गई नए, मॉक टेस्ट पेपर्स नए आ गए। चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब कुछ रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे दूंगा आपको, लाइव भी पढ़ाऊंगा। आपने स्ट्रेस नहीं लेनी, ये सारा कंटेंट रिवीजन का काम आप मुझ पे छोड़ दो, रिवीजन मैं करा दूंगा। अगर टेस्ट ठीक से नहीं दिए हुए, तो बेटा टेस्ट दो अच्छे से। मैं 1-2 दिन में अपनी ही वेबसाइट पे एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ। आप ज़रूर उस टेस्ट सीरीज़ को दे सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है, और वो टेस्ट सीरीज़ चेक होकर मिलेंगे। इट विल बी अ लिटिल एक्सपेंसिव टेस्ट सीरीज़, बट वो देने ज़रूरी होंगे, क्योंकि असॉर्टेड हम बच्चे को रखना चाहते हैं जिसके साथ हम 1 टू 1 मेंटरिंग कर पाएँ, क्योंकि टेस्ट के बाद हम उसके साथ डिस्कशंस भी कर पाएँ। तो टेस्ट सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, इसके लिए आपको 2 दिन के अंदर-अंदर डिटेल्स मिल जाएँगी, अगर आपकी टेस्ट वीक पॉइंट था तो। पर अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा कोर्स अच्छा है, मैं रिवीजन कर लूँगा, मेरे टेस्ट मैनेज हो जाएँगे, मेरे पास पुराने टेस्ट पेपर्स पड़े हैं, मैं खुद से कर सकता हूँ, मुझे पेड टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो कोई स्ट्रेस मत लो, कोई स्ट्रेस मत लो। जस्ट गो विद द फ्लो, अच्छे से पढ़ो। और अगर एग्ज़ाम दिन पे कोई प्रॉब्लम आई थी कि जैसे सब कुछ अच्छा चल रहा था सर, उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर मुझे लगता है वो हार्ड लक था, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, इस बार और अच्छा पढ़ कर जाओ। तो ये तो चारों हमारे एस्पेक्ट्स हो गए कि कहाँ पे कमी हो सकती है, और उन सब के लगभग छोटे-छोटे मैंने आपको हल भी बता दिए। अगर आप डिटेल्ड हल जानना चाहते हैं, मैं जल्दी से हेलो सीए के एपिसोड्स करूँगा और उन एपिसोड्स में आपके साथ बातचीत करूँगा। ठीक है जी? तो ये बात तो यहाँ की हो गई। अब हम बात करते हैं कि सर व्हाट वेंट रॉन्ग तो हमें पता लग गया, बट अब हमें क्या करना है? जैसे कि मुझे सर आज अगर हम मार्च में बात कर रहे हैं, तो मुझे एग्ज़ाम मई में देने चाहिए या मुझे एग्ज़ाम सितंबर में देने चाहिए? देखिए, पहले के मुकाबले ना अब बातचीत बहुत बिगड़ गई। मैं ये मानता हूँ कि बिगड़ गई, क्यों? पहले साल में 2 बार एग्ज़ाम हुआ करते थे। जैसे मई एग्ज़ाम होता था, नवंबर एग्ज़ाम होता था। अगर बच्चे ने मई का एग्ज़ाम दिया और वो क्लियर नहीं हुआ, तो फिर उसके बाद नवंबर के एग्ज़ाम में लगभग साढ़े 3-4 महीने उसे मिलते थे। लगभग साढ़े 3-4 महीने उसे रिवीजन के लिए यहाँ पे मिल जाते थे। रिवीजन करने के लिए, दोबारा पढ़ने के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्स पढ़ने के लिए उसके पास समय होता था।
लेकिन अब क्या है, बहुत कम समय है। रिजल्ट्स ऑलरेडी 5-7 दिन लेट आया है, मेरे हिसाब से लगभग 1 हफ्ता लेट आया है। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट्स टू बी अनाउंस्ड ऑन 27th ऑफ फ़रवरी, तो लगभग 7 डेज़ आपने यहाँ लूज़ कर दिए। और इस बार क्योंकि मई वाले एग्ज़ाम फाइनल के साथ होते हैं, तो ये एग्ज़ाम 10 दिन जल्दी हैं। जैसे आपने जनवरी के जब एग्ज़ाम दिए, तो लगभग 10 या 11 तारीख के आसपास मुझे लगता है इंटर के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे, 11 तारीख के आसपास। आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे एग्ज़ैक्ट डेट क्या थी। लेकिन मई में एग्ज़ाम जो है वो स्टार्टिंग से ही है। वो 11 दिन आपके और ख़राब हो गए। तो लगभग-लगभग इस बार अगर मैं यूँ कहूँ तो लगभग 18 डेज़ आपके पास ऑलरेडी शॉर्ट हैं रिवीज़न के लिए। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना। मैं बहुत ईमानदारी से बता दूँ, इस वक़्त हो सकता है 2, 4, 5 वीडियोज़ देखकर बहुत मोटिवेट हो जाओ, बहुत पंप हो जाओ और आपको नहीं भाई करके दिखाएगा, मेरे से पहले गलती हो गई, अब नहीं होगी, अब मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, मैं दुनिया बदल के रख दूँगा और मैं अब मई तक दोनों ग्रुप दे दूँगा। मुझे बेटा अभी भी दोनों ग्रुप, जो बोथ ग्रुप्स के एग्ज़ाम इस वक़्त मुझे थोड़े भारी दिखते हैं। मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मई में बोथ ग्रुप्स एम कर रहे हैं और मान लो कि आपने पहले दोनों ग्रुप दिए थे, तो अब आपने पिछले 1.5 महीने में कुछ तैयारी भी नहीं करी होगी, कोई पढ़ाई नहीं करी होगी और उसके बाद अगर आप दोनों ग्रुप अब देने की सोच रहे हो, तो मुझे टफ़ लगता है क्योंकि 2 महीने में 2 ग्रुप मैनेज करना दोबारा से टफ़ है, जेन्युइनली टफ़ है। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो मुझे लगता है आप कंफर्टेबली मई में दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने कसम ही खाई हुई है कि नहीं मुझे बोथ ग्रुप्स देने हैं, तो मुझे लगता है सितंबर इज़ द की, बट मैं वो चाहता नहीं कि आप करें। मैं कभी भी बच्चे को ये नहीं चाहता कि आप एग्ज़ाम डेफ़र करें। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि ठीक है, आप यहाँ पे कन्फ्यूज़्ड हो कि सर मैं क्या करूँ? तो मैं आपको बोलूँगा बेटा एक ग्रुप अच्छे से पढ़कर यहाँ पे दे दो, जो ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर्ड है, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 जो भी ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर्ड है उसे मई में दे दो, क्योंकि वो 2 महीने में रिवाइज़ हो जाएगा। फिर सितंबर के लिए आपके पास 4 महीने होंगे, तब जो ग्रुप कम पढ़ रखा है वो तब पढ़ के दे देना। मेरी एडवाइस तो ये रहेगी, कोई ऐसी देखो, अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट लगा चुके हो तो रैंक वैंक की चक्करों में, सेट ऑफ के चक्करों में मत फँसो। एक-एक करके ग्रुप दो। यहाँ पे 3 पेपर दो, यहाँ पे 3 पेपर दो, बात खत्म। सिंपल, सिंपल रूटीन पे चलो, मुझे लगता है वो बेटर मेथड है। रेस्ट इज़ अप टू यू। अब देखिए कुछ बच्चे ना यहाँ पे फँस गए होंगे, जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वो पहले कोई तैयारी कर रहे थे, उन्होंने जनवरी में मान लेते हैं ग्रुप 1 की तैयारी करी, ग्रुप 1 के पेपर दिए एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि वो पास हो जाएँगे। लेकिन हुआ क्या, अब जब रिज़ल्ट आया है मार्च में, तो पता चला कि उनका ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ और इस फ़ेज़ में उन्होंने ग्रुप 2 की कोचिंग्स ले ली थी। यहाँ पे उन्होंने ग्रुप 2 पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, कुछ बच्चे ऐसे हैं। अब वो परेशान हैं कि मैं मई में क्या करूँ? कि मैं ग्रुप 2 ही दूँ या मैं ग्रुप 1 रिवाइज़ करके ग्रुप 1 दूँ? मैं आपको फिर से वही सवाल बोल रहा हूँ जो मैंने पहले बोला, आप इस पॉइंट पे खड़े होकर ये देखो कि इन दोनों में से बेहतर तैयार कौन-सा है? अगर मान लो कि ग्रुप 1 में आप रह गए, कोई बात नहीं, लेकिन ग्रुप 1 में आप रह गए बिल्कुल बॉर्डर पे, आपके मार्क्स मान लेते हैं कि 150 मार्क्स चाहिए थे, आपके 140 मार्क्स हैं, आपके 135 मार्क्स हैं, आप बहुत बहुत क्लोज़ थे। इनफैक्ट 1-2 एग्ज़ाम्स में तो पास भी थे। मैंने ऐसे बच्चों की भी मार्कशीट देखी है अभी रिसेंटली, कि एक ऐसा बच्चा है जिसके कॉस्टिंग में मैं बताऊँ 58 मार्क्स हैं, एफएम एसएम में 53 मार्क्स हैं और ऑडिट में उनके 34 मार्क्स हैं। सिर्फ़ इस ऑडिट की वजह से उनको पूरा ग्रुप दोबारा देना पड़ेगा। मुझे बड़ा दुःख हुआ इस बात की वजह से, क्योंकि अगर वो ऑडिट को थोड़ा और ध्यान से पढ़ लेते, थोड़ा-सा और समय देते उस पे, तो बढ़िया हो जाता बेटे, पूरा ग्रुप निकल जाता। बट कई बारी ऐसा होता है बच्चा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के पीछे ओवर मोटिवेटेड होता है और थ्योरी को इग्नोर करके चलता है। ये गलती मत करो बेटा ये गलती। यहाँ पे हम बातचीत कर रहे थे कि हम एक ग्रुप दें कि दोनों ग्रुप दें या क कैसे चलें? तो मैंने आपको ये एडवाइस करी है कि इन दोनों में से जो वेल वेल प्रिपेयर्ड है, जो ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, जो ज़्यादा है, वो एग्ज़ाम मई में दे दो, सिंपल। ये मत सोचो कि मेरी ग्रुप 2 की फ़ीस वेस्ट हो जाएगी, मुझे एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी, मुझे ये करना पड़ेगा, भूल जाओ अभी वो सब, भूल जाओ। 2-4 ₹5,000 आपकी लाइफ़ से इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी लाइफ़ के 4-6 महीने से इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा आप 1 महीने की सैलरी में कमाओगे, जब आप सीए बनोगे। बट सीए बनो तो सही, आगे तो बढ़ो सीए बनने के लिए, रुके मत रहो यहाँ पे। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये एक साइलेंट वार्निंग है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये एक वार्निंग है, सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से शांत वार्निंग है। इस बारी देखने में क्या मिला है, इस बारी ये देखने को मिला है, मैं स्पेसिफिकली ग्रुप 2 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्रुप 1 नहीं पढ़ाता हूँ, तो मुझे ग्रुप 1 के बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। मैं उसके बारे में आई माइट नॉट बी द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट, है ना? उस पे आप अपने ग्रुप 1 के फैकल्टी से जानिएगा, बात करिएगा। ग्रुप 2 में ना इस बारी पता है क्या हुआ है कि कॉस्ट का एग्ज़ाम और एफएमएसएम का एग्ज़ाम में कंपैरेबली ईज़ी मार्किंग हुई है, ठीक मार्किंग हुई है। मतलब पेपर भी ठीक थे, मार्किंग भी ठीक हुई है, लेकिन ऑडिट के पेपर में थोड़ी-सी टेंस मार्किंग हुई है। ऑडिट का पेपर थोड़ा अनकन्वेंशनल आया, थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स आया, थोड़ा सुनने में ये आया कि डिफरेंट आया है, जैसा रूटीन पेपर आता है उससे, राइट? देखिए अब लेकिन ना ये बहाना नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बच्चे तो पास हुए हैं, रैंक लाए हैं, बच्चों के तो बहुत अमेज़िंग मार्क्स भी आए हैं ऑडिट में। तो ये बहाना तो नहीं है हम लगा सकते कि ऑडिट बिल्कुल टफ था। देखो पढ़ने वालों ने तब भी पढ़ा, आगे बढ़े, वो पास हुए,
तो हम कमेंट्री ना करें किसी पे। मैं आपको बस ये बोलूँगा कि इस बारी ना बच्चे ने ऑडिट टफ था, तो ऑडिट में कम मार्क्स आए। तो अब होगा पता है क्या है? साइलेंट किलर है। बच्चा अब अगले 2 महीने ऑडिट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे देगा, बहुत ज़्यादा ध्यान दे देगा। बट क्या करेगा? उसे लगेगा मुझे कॉस्टिंग एफएमएसएम आती है, क्योंकि मेरे तो क्लोज़ टू 60 मार्क्स थे इसमें। मेरे तो इसमें 58 थे, मेरे तो इसमें 53 थे और भैया मैं तो इसमें पास था। तो बच्चा इस समय में ये गलती करेगा कि वो यहाँ पे नहीं पढ़ेगा और हो सकता है कि मई वाले एग्ज़ाम में जो कॉस्ट एफएम है, ये एग्ज़ाम्स टफ आ जाए। अगर ये एग्ज़ाम कॉस्ट एफएम वाले ज़्यादा टफ आ गए, ज़्यादा अनकन्वेंशनल एग्ज़ाम आ गए, मार्किंग चक थोड़ी टाइट हो गई और ऑडिट ईज़ी आ गया, तो बच्चा पता है क्या होगा? फिर रह जाएगा, क्योंकि उसने एक मिस्टेक कर दी होगी। उसने वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया कि मुझे तो कॉस्टिंग आती है या मुझे तो एफएमएसएम आता है। ये वचन दो मुझे कि ये ओवर कॉन्फिडेंस साथ लेके नहीं जाओगे एग्ज़ाम में। पढ़ कर जाओगे, मेहनत करके जाओगे, दोबारा अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है जी? अगला एस्पेक्ट है कि सर आप कैसे हेल्प करेंगे? देखो, अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं, कंसेप्ट्स अच्छे से आते हैं, एक बारी कोर्स अच्छे से पढ़ रखा है, तो रिवीजन वीडियोस बहुत सारी हैं मेरे पास इसी चैनल पे। बूस्टर मास्टर क्लासेस अवेलेबल हैं और मैंने अभी जनवरी के लिए ही नई बूस्टर मास्टर क्लासेस बनाई थी। कुछ और भी मैं लाइव लाऊँगा आपके साथ, लाइव सेशंस भी लाऊँगा बहुत सारे, तो वो सेशंस आप देखिएगा। रिवीजन आपकी हो जाएगी और अगर आपकी कंसेप्ट में कमज़ोरी है, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। हमारी वेबसाइट पे जाओ, कोर्स लो, फास्ट ट्रैक का और पढ़ना स्टार्ट करो। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई कोई ट्रबल है, तो मुझे एक बारी मैसेज कर दो। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी टीम को बोलकर कि जो हम उसमें हेल्प कर सकते होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो, जेन्युइन कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ 9211122778। ये मेरा डायरेक्ट नंबर है। मुझे पता है कि इस तरीके से देने से ओवरफ्लड हो सकता है मेरे ऊपर मैसेजेस का, बट रेगुलेटेड मैसेजेस करना, जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं सिर्फ़ वही मैसेज करना। ऐसी कोई चीज़ की उम्मीद मत लगाना जो मैं बिल्कुल ही ना कर पाऊँ, है ना? तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, बढ़िया पढ़िए, बस यही हम चाहते हैं, पास होकर दिखाओ यार इस बारी। मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का-पक्का लिख दो कौन-कौन इस बारी पास होने वाला है। मई में एग्ज़ाम दे रहे हो कि सितंबर में दे रहे हो, ये भी बताओ और अच्छे से पढ़ो, तबीयत से पढ़ो। कोई कोई ऐसी प्रॉब्लम मत क्रिएट करो अपने लिए। पढ़ोगे तभी पास होगे, ठीक है ना? अब स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई गाइडेंस चाहिए हो, कुछ भी और पूछना हो तो मुझे बता दो। मैं जल्दी-जल्दी हेलो सीए के कुछ एपिसोड्स लेकर आऊँगा। वन ऑन वन आपके लोगों के साथ बात करके ज़ूम के थ्रू आपके साथ डिस्कशंस करूँगा। हेलो सीए के एपिसोड्स को आपने जॉइन कैसे करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। हमारी वेबसाइट पे जाइएगा canitanguru.com। अब हमारी वेबसाइट पे ना फ्री कोर्सेज़ नहीं एनरोल हो पाते हैं, इसलिए मैं हेलो सीए फ्री नहीं कर पा रहा हूँ। तो ₹1 की हमारी एक एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ है। आप उस टेस्ट सीरीज़ में एडमिशन ले लीजिए। उस टेस्ट सीरीज़ के अंदर लाइव का लिंक आ जाता है जब मैं हेलो सीए के एपिसोड्स लाइव लेता हूँ। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाता है क्लास का, उसके थ्रू आप लाइव जॉइन कर सकते हैं। ठीक है जी? कोई भी और सवाल हो मुझसे फ़ील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग, बट अच्छे से पढ़ो एंड मैं आपके साथ हूँ, पूरी सपोर्ट करूँगा आपके लिए। ठीक है जी? टेक केयर, ऑल द बेस्ट।